कोई बात नहीं। चलो आज का जो मेरा टॉपिक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइक आप लोग सभी बैचलर डोमेन में हैं, अभी बैचलर आप लोग कर रहे हैं। मे बी आप लोगों में से कुछ लोग फर्स्ट ईयर में होंगे, कुछ सेकंड ईयर से हैं, कुछ फाइनल ईयर से हैं, कुछ थर्ड ईयर से हैं, तो सभी ईयर का यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। तो आज का जो इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपने बारे में क्या सोचा है, सोचा भी है नहीं भी सोचा, मेरे को नहीं पता उस चीज के बारे में। या एटलीस्ट अगर मैं ये पूछूं कि क्या आप लोगों ने जब बीटेक कंप्यूटर साइंस ज्वाइन किया या बीटेक सिविल ज्वाइन किया, वो क्या सोच के ज्वाइन किया, जो भी रीजन थे। अब हमें सोचना है कि इसके बाद का जर्नी मेरे पास कैसे रहने वाला है। वो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके बाद का जो जर्नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोग, मेरे को नहीं पता कि स्पेशली इस कॉलेज से, ऑल्दो कि आई थिंक ये कॉलेज काफी पुराना है, तो यहां से स्टूडेंट क्या ऑप्ट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं या प्राइवेट की तरफ जाते हैं, मेरे को उसको नहीं पता उस चीज के बारे में। तो मैं यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही ज्यादा जेनरिक रखूंगा कि आप लोगों के पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आप लोगों को क्या करना है, मेरी इस आधे घंटे की प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से सुनना है, और कहीं पे भी कोई डाउट आपको रेज होगा तो आप लोगों ने उसमें आपको क्वेश्चन रेज करना है। वहां पे कहीं पे भी कोई डाउट होगा, लेकिन डाउट तब आएगा अगर आप मेरी इस प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से सुनोगे, राइट। अब प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मेरे को ये जानना है कि यहाँ पे कहाँ के ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। आप पंजाब के हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स? पंजाब, ओके। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अच्छा मेजोरिटी हिमाचल प्रदेश, क्या बात है। जम्मू एंड कश्मीर, ओके। यूपी, बिहार, इसके अलावा कोई और स्टेट से है? मेजोरिटी इसी से। देखो यहाँ पे अभी जैसे मैंने देखा कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो हिमाचल से है। अब हिमाचल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हिमाचल के जो लोग होते हैं, वो थोड़ा सा फोकस्ड होते हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जॉब, राइट। गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप लोग ज्यादा फोकस्ड होते हैं, और मेरे को लगता है ये वाला जो ग्रुप है ये सिविल से ही है। और सिविल आप लोगों ने तभी ऑप्ट किया होगा कि अगर आपको अपनी स्टेट में या एसएससी जेई एग्जाम क्रैक करना है, या जेई एग्जाम या असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम है, तो मेरे को लगता है सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये जो लोग बच्चे लेते हैं उसके दिमाग में जो टॉपिक वो जो रहता है आगे आने वाला करियर है, वो आपका गवर्नमेंट जॉब ही रहता है। दूसरा, ऊपर से आप हिमाचल में लोग थोड़ा सा फोकस रहते हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ। अब हम आते हैं कंप्यूटर साइंस की तरफ, कि कंप्यूटर साइंस मेरे को लगता है कि वो लोग ऑप्ट करते हैं कि जिसको अपनी प्राइवेट डोमेन की तरफ जाना होता है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ एंटर करना होता है, और वो फ्री है पूरे इंडिया को घूमने के लिए कि ठीक है मेरा पोस्टिंग कहीं पे भी आ जाएगा, या जो मेरे को जॉब है कहीं पे भी लग जाएगी, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। लेकिन हिमाचल स्पेशली स्टूडेंट्स वो कोशिश करता है कि मेरा जो करियर है या जो मेरा लाइफ है वो हिमाचल में ही निकले। ये है फैक्ट, मतलब 90% ऑफ द लोग यही सोचते हैं, क्योंकि वैसा इकोसिस्टम है हिमाचल के अंदर। वैसे पंजाब में क्या कल्चर है, पंजाब में गवर्नमेंट जॉब चाहेंगे या फिर फॉरेन जाने का कल्चर है। अब यही कल्चर हरियाणा के अंदर भी है, कि जिसमें या तो वो कोशिश करेंगे अपने एग्जाम क्रैक करने के लिए या फॉरेन की तरफ। हिमाचल का स्टूडेंट अभी शायद उस स्टेज में नहीं आया कि वो फॉरेन की तरफ, ठीक है वो धीरे धीरे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। पंजाब का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस रहता है हिमाचल के ऊपर, लेकिन अभी थोड़ा सा उससे बचे हुए हैं। लेकिन अब्रॉड के लिए भी मैं आप लोगों को बहुत ऑप्शंस बताऊंगा यहाँ पे, कि इफ यू वांट टू गो अब्रॉड तो उसका सही जाने का तरीका क्या है। अगर मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना है या मेरे को अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो वो क्या तरीके हैं उसको करने के, और मेरे इसके बाद मेरे पास करियर की क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, हम लोग वो सारी चीजों को बड़े आराम से डिस्कस करेंगे, राइट। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार ये बताओ कि आप लोग बैचलर कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीबी कर रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल होता है जब आप अपने बैचलर कंप्लीट कर लेंगे। क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? पहला, आप जॉब में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब में जा सकते हैं, ये एक ऑप्शन होता है नहीं होता? यस। दूसरा, आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब दो तरीके की होती है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लगा लीजिए, चाहे आप अपना स्टेट गवर्नमेंट की जॉब लगा लीजिए। तीसरा, और क्या ऑप्शन होता है? आप पब्लिक सेक्टर में जा सकते हैं। पीएसयू सुने आपने? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू कुछ होते हैं, सुने उसके बारे में? नहीं सुने? वो भी एक ऑप्शन होती है। उसके बाद और क्या ऑप्शन होती है आपके पास? बोलो। यू कैन गो फॉर द हायर स्टडीज, आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। अब मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी आप अपनी टेक्निकल डोमेन में रह सकते हैं, जैसे बीसीए के बाद बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हैं, या बीटेक के बाद आप मेमटेक प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, ये एक ऑप्शन होती है। या आप अपने बैचलर के बाद मैनेजमेंट डोमेन में भी जा सकते हैं, एमबीए एक ऑप्शन होती है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचा?
जो आप बीटेक की बात कर सकते हैं या अपनी बैचलर की बात कर सकते हैं। और क्या ऑप्शन बचे? अपना खुद का काम धंधा कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बचा इसके अलावा कुछ और? अब ये यही मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं ब्रॉड वे में, तो यही आप लोगों के पास ऑप्शन निकल के आता है, राइट। अब कुछ लोग जाएंगे गवर्नमेंट जॉब की तरफ, कुछ लोग जाएंगे प्राइवेट की तरफ, कुछ जाएंगे हायर स्टडीज की तरफ, कुछ मैनेजमेंट की तरफ, कुछ अब्रॉड के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ये सारी चीजें मतलब हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि जितनी भी मैंने आपको करियर ऑप्शंस बताया, ये सारी की सारी एक ही एग्जाम के थ्रू निकल के आती हैं। कौन सा एग्जाम है वो? गेट एग्जाम इज द गेट एग्जाम। एंड दैट इज वाई, क्योंकि इस सिंगल एग्जाम के थ्रू इतना ज्यादा ऑप्शंस निकल के आता है, दैट इज वाई आई कॉल दिस एज अ ब्यूटीफुल एग्जाम। मैं छोटी छोटी बहुत चीजों को लिंक बनाते हुए कवर हम करते चले जाएंगे कि गेट, देखो गेट नाम सुन के ना सबसे पहली चीज दिमाग में आता है, ओ यार गेट की बात होगी, ये तो मैंने करना ही नहीं है, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है। गेट कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, ना ही मैं यहां पे प्रमोट करने आया हूं गेट को। मैं यहां पे जो डिस्कस करने आया हूं वो मैं तुम्हारे करियर के बारे में डिस्कस करने आया हूं कि तुम्हारे पास कैसे क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और तुम अपना अच्छा करियर कैसे बना सकते हो, तुम अपने कॉलेज के लिए कैसे एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, तुम कैसे रोल मॉडल बन सकते हो अपने जूनियर्स के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसे मैंने आपको ये सारी ऑप्शंस बताई हैं, ये सारी की सारी ऑप्शंस अगर एक ही एग्जाम के थ्रू निकल रही है वो तो एक करियर का ऑप्शन है, लेकिन गेट देने के मैं बताऊंगा इसके अलावा क्या रीजंस हैं, क्या क्यों आपको गेट देना चाहिए, सभी को क्यों गेट का एग्जाम देना चाहिए। मेरे को उस चीज के ऊपर डिस्कशन करना है कि क्या इसको देने के क्या रीजंस है, एक्चुअल में तुम्हें ये क्यों एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, मेरे को सर एमटेक नहीं करनी, मेरे को सर पब्लिक सेक्टर नहीं जाना, मेरे को सर गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना, मैंने तो अपना सोचा हुआ है मेरे को अब्रॉड जाना है, मैंने तो अपना सोचा हुआ है मेरे को ये जाना है। सर मेरे को तो उस चीज के लिए गेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो देयर में भी चांस कि जो आप लोगों ने सोचा हुआ है उसके लिए गेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर में भी चांस। बट एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन मोर देन 50% ऑफ यू विल से यस सर मेरे को गेट का एग्जाम देना है। क्योंकि जब मैं आपको लिंक बनाऊंगा कि अच्छा ये इस रीजन से तुम्हें गेट का एग्जाम देने चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में ये है कि गेट का एग्जाम मेरे को इसलिए देना है कि मेरे को पब्लिक सेक्टर जाना है, या गेट का एग्जाम मेरे को इसलिए देना है कि मेरे को सर आईआईटी में एमटेक के लिए जाना है। मे भी शायद ये रीजन है। सर मेरे को तो अपना एसएससी जेई का एग्जाम देना है, उसके लिए तो गेट रिक्वायर्ड ही नहीं है। सर मेरे को तो अपनी स्टेट में जेई लगना है, मेरे को तो उसका गेट का एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं है। सर मेरे को तो अब्रॉड के लिए जाना है, उसके लिए तो गेट का एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं है। बट देयर इज सम अदर रीजन व्हाई यू शुड गो फॉर द गेट एग्जाम। वो सारी चीजें हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग ऑन ऑल दोस पॉइंट्स, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूं। सी वी आर हैविंग द 3 प्लेटफॉर्म्स। पहला प्लेटफॉर्म है हमारा इंजीनियर्स करियर पॉइंट के नाम से। इंजीनियर्स करियर पॉइंट वी स्टार्टेड इन 2011 में हमने स्टार्ट किया था। और हमने ये जितनी भी मैंने आपको करियर ऑप्शंस बताई हैं पिछले 10-12 साल के अंदर हमने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को इन सभी डिफरेंट डोमेन्स में भेजा है, या जो हमने उनको वहां पे पहुंचने के लिए गाइड किया है। और हम उस स्टेज पे आ गए हैं, नाउ वी कैन डू द कंपैरिजन कि जिसने पब्लिक सेक्टर ज्वाइन किया वो 10 साल के बाद क्या सोच रहा है, जिसने हायर स्टडीज ऑप्ट किया है वो 10 साल के बाद किस पोजीशन पे है, जिसने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया वो किस पोजीशन पे है। नाउ वी कैन डू द कंपैरेटिव एनालिसिस। और ये कंपैरेटिव एनालिसिस के जो कंक्लूजन हैं वो तुम्हें मैं यहां पे बताऊंगा कि जिसने पब्लिक सेक्टर वहां पे उस टाइम ज्वाइन कर लिया, 15 लाख का नौकरी इमीडिएट लग गया, कुछ बच्चे एमटेक के लिए चल गए, 12,400 का नौकरी लगा, तो उस टाइम पे उन्होंने कंपैरिजन किया, एक शायद एक दूसरे को चिढ़ाया भी, देख भी तेरे भाई की 15 लाख की नौकरी लगी है, मैं तो हाई स्टडी। मतलब वो जो पॉइंट होता है ना जो वो कंपैरिजन का, वो पॉइंट वो वाला पॉइंट नहीं है, वो स्टेज वो कंपैरिजन वाली नहीं है। इमीडिएट बीटेक के साल 2 साल के बाद अगर कंपैरिजन वाली स्टेज आती है वो बीटेक के कम से कम 5-7 साल के बाद वो स्टेज आएगा। इमीडिएट कंपैरिजन वाली स्टेज नहीं करना है कभी भी। ये लाइफ में बहुत बड़ी गलती करोगे कि बीटेक के इमीडिएट बाद या बैचलर के इमीडिएट बाद आप कंपैरिजन करोगे कि यस उसके अगर ये हो गया, उसके तो ये बन गया, उसका तो ये बन गया, मेरा कुछ नहीं बना, या मेरे पास ये ऑप्शन है बाकियों के पास ये ऑप्शन है। शायद वो अच्छा रहता है, वो कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में लड्डू बड़े ही लगते हैं, है ना। हमें लगता है कि जो मेरे पास है वो ठीक नहीं है, दूसरे के पास ज्यादा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, कंपैरिजन करना चाहिए, लेकिन उसका एक टाइम आता है। अगर तुम अपना करियर बहुत सोच समझ के डिसाइड करोगे, आने वाला 5 साल जो साल है, अगर वो बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके चलोगे, बिलीव मी फ्रेंड्स, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। आप बेटर पोजीशन पे होंगे हमेशा। आज जो स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज ऑप्ट कर किया था, मे भी जब 2000 मैं बात करूं 12, 13, 14, 15 की, जो जिन्होंने हायर स्टडीज ऑप्ट किया था, दे आर फाइंडिंग देमसेल्फ एज अ इन ए बेटर पोजीशन। आपको अपने आप से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, आपको तब भी लगेगा मैं पब्लिक सेक्टर मेरे को जाना चाहिए था। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर ज्वाइन किया वो बोल रहा है नहीं सर, ये बच्चा ज्यादा बेटर पोजीशन था जिसने हायर स्टडीज ऑप्ट किया, जिसने निटी बॉम्बे ऑप्ट किया, जो अब्रॉड चला गया स्टडीज के लिए, वो ज्यादा बेटर पोजीशन पे है। ये मैं नहीं बोल रहा इस चीज का, हमें ये बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा 15 लाख का उस टाइम पैकेज जरूर लगा, 7-8 साल के बाद मेरा आज 25 लाख का पैकेज है, उसने तो स्टार्ट ही 40 लाख से किया। सर वो तो यूएस से बैठे, लैक्स ऑफ डॉलर में उसकी सैलरी है सर। तो कंपैरिजन इमीडिएट नहीं होता है, कंपैरिजन 7-8, 5-7 साल के बाद होता है। और उसके बाद जो 21-22 साल की जो एज होती है, वो जॉब करने वाली एज नहीं है, वो जॉब करने वाली एज है ही नहीं। तुम्हें तो अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना है, अभी तो तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें करनी है जो तुम्हें मैं बताऊंगा, और तुम बोलोगे यस सर, हाँ ये तो जरूरी है, राइट। सो इंजीनियर्स करियर पॉइंट इज टोटली अवर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। देन दिस योरपीडिया प्लेटफॉर्म वी स्टार्टेड इन 2017। इस चीज को दिमाग में रखे कि यार ईसीपी तो लिमिटेड है, 4-5 स्टेट को ही कैटर कर रहा है, क्योंकि जो हमारे विजन थे, जो हमारे मिशन थे, उसके लिए पूरा इंडिया होना जरूरी था। या आप ये बात कर लो कि शायद वो टाइम का नेसेसिटी था कि हमें ऑनलाइन पे आना पड़ना ही था। शायद यही एक योरपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हमें कोविड टाइम पे सर्वाइव करवाया, और जिसमें हमारा कोविड टाइम पे ग्रोथ 400% गया। बहुत लोगों ने बोला सर हमारे तो काम धंधे ठप हो गए, लेकिन योरपीडिया ने हमें सर्वाइव करवाया। शायद हमने टाइमली वो करने वाला तो एक मतलब व्हेन यू लुक बैक ना, कि जो आपका पीछे वाला जर्नी रहा है लाइफ, जब तुम सोचते हो कि यार 3 साल पहले मेरे साथ कुछ गलत हुआ था या कुछ ऐसा हुआ था, जब तुम उस डॉट को कनेक्ट करते हो ना, तो तुम्हें लगता है नहीं यार आज जिस स्टेज पे हूं, ये तो यही रास्ता था वहां तक आने था, और कोई रास्ता ही नहीं था। सो देन दिस वी स्टार्टेड दिस योरपीडिया प्लेटफॉर्म इन 2011। और योरपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने इंडिया के अंदर स्पेशली इन द डोमेन ऑफ हायर स्टडीज एक डेंट डाला है, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो प्रमोट कर रहा है हायर स्टडीज को, कि यू गो फॉर द हायर स्टडीज। घर बैठ के क्या करना है, तुम हायर स्टडीज के लिए जाओ, आईटी जाओ। रीजन क्या है उसके पीछे वो मैं बताऊंगा तुम्हें, अभी नहीं बताने वाला, बीच में बताऊंगा कि क्यों जाना उस चीज के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे वहां पे जाके, राइट। एंड देन वी स्टार्टेड दिस ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ग्लोबल इज एज द नेम सजेस्ट, ये है अब्रॉड के लिए। हम लोग मतलब इंजीनियर्स की तादाद बहुत ज्यादा है जो अब्रॉड जा रही है, लेकिन उसमें से 70-80% जो इंजीनियर बाहर जा रहे हैं वो जा रही है एज अ लेबरर, एज ए टेक्नोक्रेट नहीं जा रही है। तो अगर मेरे को एज ए अब्रॉड जाना है, एज ए टेक्नोक्रेट जाना है, अपनी टेक्निकल फील्ड में जाना है, देन दिस इज अ प्लेटफॉर्म जो जहां पे हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, पूरे इंडिया के बच्चों को गाइड करते हैं कि अगर तुम टारगेट कर रहे हो सर मेरे को वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, इज इट पॉसिबल बीइंग इन दिस कॉलेज? यस इट इज पॉसिबल, देयर इज अ प्रोसीजर फॉर दैट, एंड दिस योरपीडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म इज फॉर दैट थिंग, राइट। सो दिस इज अवर प्लेटफॉर्म। मैंने क्यों इस चीज के बारे में अपने बारे में बताया, ये क्यों बताया मेरे को प्लेटफॉर्म, मेरे को अपनी वो नहीं करनी है, ऐड नहीं करनी है, मेरे को इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बताए हैं क्योंकि इसके बाद मैं जो चीजें आपको बताऊंगा तो आप इस चीज को इसलिए बिलीव करोगे बिकॉज वी आर इनटू दैट डोमेन, देन ओनली यू विल बिलीव दैट थिंग, राइट। इस कारण से, क्योंकि जब आप किसी को सुन रहे हो, आपको सिविल सर्विसेज से रिलेटेड टॉपिक सुनना है, मेरा है ही नहीं उस चीज में बिल्कुल भी डोमेन। अगर मैं सिविल सर्विसेज के बारे में बोलना स्टार्ट कर दूंगा, आप बोलोगे सर इसको तो पता ही नहीं है कुछ भी, ये तो क्या बोली यार, इसको है ही नहीं नॉलेज। तो जो भी पर्सन कोई आपको जिसको भी आप सुनना चाहते हो, उसका बैकग्राउंड हमेशा जरूर देखना है कि यार ये लोग है कौन है, चाहिए अगर कुछ बोल रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑनलाइन होने के कारण हो गई है, लोग क्या करते हैं, इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और वही सेम चीज को बोल देते हैं, पता उसको कुछ नहीं उसके बारे में, और हम उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑथेंटिसिटी किसी चीज की होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज द रीजन व्हाई योरपीडिया इज द ओनली प्लेटफॉर्म, हमने यूट्यूब पे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। कोई और प्लेटफॉर्म बता दो जो लिख दे कि हम ऑथेंटिक हैं। समझ में आएगी बात? सो दीज आर अवर 3 प्लेटफॉर्म्स।
अब बात करते हैं गेट एग्जाम के बारे में। क्या गेट का एग्जाम है क्या? गेट एक, देखो, गेट इज अ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, राइट? गेट एक एप्टीट्यूड एग्जाम है इंजीनियरिंग का, और अब ये इंजीनियरिंग तक लिमिटेड रहा ही नहीं है, इसको हर कोई दे सकता है। नॉन साइंसेज वाले, ह्यूमैनिटीज वाले तो सब दे सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आप ह्यूमैनिटीज में, साइकोलॉजी में, इंग्लिश के अंदर कोई भी दे सकता है गेट का एग्जाम। ये स्टार्ट हो गया है, तो ये मत सोचना कि जो नॉन इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे लोग बैठे हैं, बीसीए या बीबीए बैठे, कि हम गेट का एग्जाम नहीं दे सकते। यू कैन राइट दिस गेट का एग्जाम, यू कैन राइट दैट, राइट? उसके बाद अब मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं कि यार गेट का एग्जाम स्टार्ट कब हुआ था और कैसे हुआ था। गेट एग्जाम स्टार्ट करने के रीजंस क्या थे, इसकी हिस्ट्री क्या थी। देखो, गेट का एग्जाम जो एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था, देखो अब मैंने बताया कि इसके थ्रू इतना सारा ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअल में दिस गेट एग्जाम वाज स्टार्टेड फॉर द हायर स्टडीज ओनली। 2010 के पीछे चले जाओ, 2009-10 के आसपास ही पब्लिक सेक्टर ने इसके थ्रू रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया है। अदरवाइज दिस एग्जाम वाज मीन्ड फॉर हायर स्टडीज ओनली। 2009-10 के पीछे चले जाओ, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट का एग्जाम लिखता था, वो बहुत ही ज्यादा कम था। लेकिन जैसे ही इसमें पब्लिक सेक्टर एंटर हुए, वो जो नंबर है डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स तक चला गया जो गेट का एग्जाम लिख रहे थे। क्योंकि उससे पहले गेट का एग्जाम वही लिखते थे जिसको हायर स्टडीज के लिए जाना होता था। एंड दैट इज व्हाई दिस गेट का एग्जाम स्टार्टेड टू प्रमोट द हायर स्टडीज इन द कंट्री। अब बोलोगे सर कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई हायर स्टडीज को प्रमोट करने के लिए? अब पहले ये समझते हैं कि हायर स्टडीज में होता क्या है। आपको क्या लगता है, मास्टर्स में जाके या पीएचडी प्रोग्राम में जाते आप क्या करते हो? क्या करते हो? आपको क्या लगता है? रिसर्च करते हो, किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर, किसी ना किसी प्रोजेक्ट में रिसर्च करते हो ना। वो प्रोजेक्ट क्या होता है? वो प्रोजेक्ट क्या होता है? आपको क्या लगता है? वो प्रोजेक्ट होता है किसी ना किसी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम, हाँ या ना? वो प्रोजेक्ट होता है सोसाइटी की प्रॉब्लम। ये चीज समझते हो कि वो जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम होती है। ये चेयर बेंड की हुई है, इसके पाइप से बेंड की हुई, इसके अंदर वाली साइड रिंकल्स हैं। ये प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की कि जहां पे रिंकल्स आ गए वहां पे क्रैक बहुत जल्दी आ जाएगा। मे बी मैकेनिकली आप शायद नहीं जल्दी इतना समझ पाओगे, लेकिन शायद इतना समझ पाओगे कि जब एक पाइप को आप बेंड कर रहे हो, उसके अंदर वाली साइड रिंकल आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? तो वहां पे उसके फेलियर होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ये प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की, समझियो, ये प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की। अब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल हम चेयर के ऊपर जिसके ऊपर बैठते हैं, इसका एंगल कितना होना चाहिए, कितना सीटिंग, कितना हेडरेस्ट, सॉरी कितना फुट रेस्ट, कहां पे आपको पाइप लगाना है, ये एर्गोनॉमिक्स एक टर्म होती है जो आपके पोस्चर से रिलेटेड होती है। तो ये किसकी प्रॉब्लम है? ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि ऐसी चीजें डिजाइन करो, चाहे जब कोई बंदा शॉप फ्लोर पे काम कर रहा है या ऑफिस में काम कर रहा है, तो ऐसी चेयर्स डिजाइन करो कि जिससे उनको मेडिकल इश्यूज ना आए। समझ मेरी बात को नहीं समझ रहे हो? अब प्रॉब्लम और क्या है, जो पूरी वर्ल्ड की इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे अगर आपको कोई कार लेने के लिए जाना है तो उसमें वेटिंग पीरियड चल रहा है नहीं आजकल? ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, समझते हैं? वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल गाड़ियों के अंदर। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? क्या है उसके पीछे रीजन? हाँ, डिमांड तो है ही है, सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं पूरी। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके पीछे मेन रीजन हम सुनते हैं थोड़े दिनों बाद। क्या रीजन है उसके पीछे? चिप्स नहीं है मार्केट में। सुनते कि नहीं सुनते ये चीज? इतना समझो कि चिप होती है, एक चिप जो आपका माइक्रो प्रोसेसर जो आपके सीपीयू के अंदर होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है, कि मार्केट के अंदर भाई चिप मैन्युफैक्चरिंग की, चिप की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। और क्या ये शॉर्टेज इंडिया तक लिमिटेड है? नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम हुई हुई है इस टाइम पे। तो ये किसकी प्रॉब्लम है? ये तो पूरी वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। अब जो सी कंट्री उस चिप मैन्युफैक्चरिंग की जो पेस को बढ़ा देगा, वो एज ले जाएगा, उसको बेनिफिट हो जाएगा, वो कंट्री को पैसा आएगा क्योंकि उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, पैसा आएगा। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? तो हायर स्टडीज की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपको किसी स्पेशलाइज्ड डोमेन में काम करने, तो उन स्पेशलाइज्ड डोमेन में काम करने कि जिसमें सोसाइटी की प्रॉब्लम हो या आपको जो है एज ए इंडस्ट्री की प्रॉब्लम हो। इंडस्ट्री की प्रॉब्लम वो सोसाइटी की प्रॉब्लम होती है। अब थोड़ा सा और इसके पीछे चले जाओ कि जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के बाद बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही थी कि इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रही थी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही थी। वो कह रही थी हमसे खरीद लो रॉकेट, हमसे खरीद लो प्लेन, खरीद लो जहाज, खरीद लो, हमने टेक्नोलॉजी नहीं देनी, खरीद ले सकते हो तुम हमसे।
समझते हो ये चीज को, नहीं समझते हो? इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम यहां पे जनरेट नहीं करने दे रहे थे, बहुत प्रॉब्लम आया उस टाइम पे जब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने थे, या इलेक्ट्रिसिटी को उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, हर घर घर तक बिजली पहुंचानी थी, कोई नहीं इसके लिए एफर्ट कर रहा था, कोई कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही थी। देयर द नीड वाज क्रिएटेड, देयर द नीड वाज क्रिएटेड कि यार क्यों डिपेंडेंसी रखनी किसी के ऊपर, अपना क्रिएट करो ना सिस्टम। देयर दीज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक BARC, ISRO स्टार्टेड, इस तरीके से स्टार्ट हुई है। रॉकेट बॉय सीरीज देखिए किसी ने? रॉकेट बॉय सीरीज देखिए आप लोगों में से किसी ने? हाय ना तो बोलो, सभी देखना, क्योंकि तुम तभी मेरी इस स्टेटमेंट को रियलाइज कर पाओगे कि यस दैट वाज अ नेसेसिटी। कि अगर सपोज मेरे को थर्मल पावर प्लांट्स लगाने हैं फॉर एग्जांपल, भाई किसी को पता ही नहीं कैसे बनेगा प्लांट, कैसे तुम कोल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे, तो मेरे को चाहिए उसके लिए स्पेशलाइज्ड पर्संस। स्पेशलाइज्ड पर्सन बीटेक लेवल पे, बैचलर लेवल पे आप लोग स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं है, मास्टर्स लेवल पे स्पेशलाइजेशन होती है, क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करते हो। करते हो नहीं करते हो? कि ठीक है सिविल इंजीनियर स्ट्रक्चर डोमेन में काम कर रहा है, सिविल इंजीनियर जियोटेक में कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में कर रहा है, रॉक इंजीनियरिंग में कर रहा है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में कर रहा है, कंप्यूटर साइंस वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी में कर रहा है। यही होती है ना स्पेशलाइजेशन। या डेटा साइंस में कर रहे हैं हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहे हैं, मैकाट्रॉनिक्स में मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो जब किसी इंडस्ट्री के पास या किसी के पास कोई प्रॉब्लम आएगी, उसका सोल्यूशन उसको कहां से मिलेगा? उसका सोल्यूशन उसको मिलेगा आप लोगों में से जो स्पेशलाइज्ड डोमेन्स के पर्सन होंगे, उनको ही मिलेगा इसका सोल्यूशन, वहीं से मिलेगा। सो दैट वाज द नीड ऑफ द कंट्री। सो दिस इज हाउ दिस गेट एग्जाम इवॉल्व। क्यों इवॉल्व हुआ, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें यहीं पे डेवलप करना था। और टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी कंट्री के लिए, वो किसका होता है? इंजीनियर का होता है। मे बी डॉक्टर शायद उतना कंट्रीब्यूशन ना कर पाए, मे बी लॉयर्स इतना कंट्रीब्यूशन ना कर पाए, लेकिन सबसे ज्यादा किसी भी कंट्री में जो डेवलपमेंट के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है वो साइंस बैकग्राउंड के लोगों का होता है, फिजिक्स लोगों का, फिजिक्स का, इंजीनियर्स का। होता कि नहीं होता? फील कर पा रहे इस चीज को? यही चीज है जो तुम्हें फील करनी है। सो दिस इज हाउ दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड। अब दिमाग में एक फियर फैक्टर आता है कि सर गेट एग्जाम का वर्ड आपने यूज कर लिया, ये तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। ये गेट के एग्जाम बहुत ही इजी और सिंपल एग्जाम है अगर तुम स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। अगर तुम रैंडमली जाओगे, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों चीजों में फर्क होता है। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगे हुए हो, ये भी बुक पढ़ रहे हो, ये भी बुक पढ़ रहे हो, ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, उसको हार्ड वर्क बोलते हैं, डंकी वर्क बोलते हैं उसको। हमें करना है स्मार्ट वर्क, स्ट्रेटेजी के साथ। स्ट्रेटेजी के साथ मतलब कि सर ये बताओ मैं कितने नंबर लेके आऊं कि मेरे को PSU से कॉल आ जाएगा, सर मैं कितने नंबर लेके आऊं कि मेरे को IIT से कॉल आ जाएगा। मैं आपको आज की सिचुएशन बता रहा हूं। 2016-17 के अंदर जो गेट के एग्जाम लिखने वाले बच्चे थे वो 12 लाख तक पहुंच गया था डाटा। पिछले साल ओनली 4.5 लाख बच्चों ने पेपर लिखा है। क्या रीजन है उसके पीछे? आपको क्या लगता है? पहला चीज, इंजीनियरिंग डोमेन वैसे इस टाइम पे स्टूडेंट कम है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर इंजीनियरिंग डोमेन में स्टूडेंट अगर कम है तो क्या रिक्वायरमेंट कम हो रही है? आपको क्या लगता है कि रिक्वायरमेंट कम हो रही है? बताओ। रिक्वायरमेंट तो बढ़ रही है इंजीनियर की। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उस हिसाब से रिक्वायरमेंट बढ़ रही है एज ए इंडिविजुअल की। बिजली, पानी, घर की, सड़कों की। आपको नहीं लगता कि इसकी रिक्वायरमेंट टाइम के साथ बढ़ने वाली है या बढ़ रही है? तो आपको क्या लगता है इंजीनियर ज्यादा चाहिए होंगे, कम चाहिए होंगे? ज्यादा चाहिए होंगे। सीटें खाली रह रही है इस टाइम पे पब्लिक सेक्टर के अंदर। बहुत एग्जांपल्स हैं। पंजाब के अंदर PSPCL, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, गेट के थ्रू वो रिक्रूटमेंट करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर का। 125 वैकेंसीज निकाली, पता है कितने उसमें फाइनल हुए? 64। 61 सीटें खाली। रीजन, भाई बच्चों ने गेट क्वालिफाई नहीं किया। 25 नंबर जनरल कैटेगरी कट ऑफ था। 25 नंबर जिसके पंजाब में, पंजाब के बच्चे गए, SDO लग गया वो असिस्टेंट इंजीनियर। अब उससे नीचे तो उठाने से रहे वो। 16 नंबर रिजर्व कैटेगरी जिसकी आए, SDO बन गया वो। और मैं एक एग्जांपल दिया है,
एक और एग्जांपल दे रहा हूं, पावर ग्रिड, सुना नाम इसका? पावर ग्रिड सुने? क्या करती है पावर ग्रिड? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन करती है पूरे इंडिया के अंदर। जो आपके ग्रिड बड़े बड़े लगे होते हैं, कौन लगा रहा है? पावर ग्रिड लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? हाय ना तो बोलो। अभी गेट 2023 के थ्रू उन्होंने रिक्रूटमेंट कर चुके हैं। 2023 के थ्रू दोबारा से एडवर्टीजमेंट आई है विद बैकलॉग्स। आई वाज सरप्राइज्ड फॉर दिस थिंग, विद बैकलॉग्स और विद सम न्यू वैकेंसीज। सेम गेट एग्जाम में पहली बार हुआ है हिस्ट्री के अंदर। रीजन क्या उसके पीछे? बच्चे नहीं है मार्केट में, और इसका फायदा तुम लोग उठा लो अगर उठा सकते हो, स्पेशली कोर ब्रांच के स्टूडेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। कंप्यूटर साइंस के लिए भी है बहुत अपॉर्चुनिटीज। तो पहले ही बोल पड़े सीएससी। कंप्यूटर साइंस के लिए क्या हो रहा है देखो, अब जैसे कि जैसे एक कार, जो एक कार है, एक वो मैकेनिकल डिवाइस मानी जाती थी। एक कार को मैकेनिकल डिवाइस बोलते थे नहीं बोलते थे? क्या वो के लिए मैकेनिकल डिवाइस रह गई है? नहीं, उसमें मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कंप्यूटर साइंस भी है। तो आपको क्या लगता है कि अगर एक गाड़ी के अंदर सारी इंजीनियरिंग आ गई है, तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, फॉर एग्जांपल, या पब्लिक सेक्टर, वहां पे कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा? आपको क्या लगता है? हियर इज द रिक्वायरमेंट। और कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत वैकेंसीज आ रही हैं, बहुत वैकेंसीज, लेकिन हमें पता नहीं है, नहीं पता है। कोई मेरे को बता दो 2-4 पीएसयू के नाम या 2-4 ऐसी ऑप्शन गवर्नमेंट की जहां पे तुम बोल दो कि यस कंप्यूटर साइंस के लिए सर इनटेक होता है, इसके लिए बता सकते हो मेरे को कोई? हाँ तो बोलो कोई एक और नाम तो बताओ। एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, सुना इसका नाम? इसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ऑल्दो कि ये कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉमन रिक्रूटमेंट करते हैं, लेकिन इसमें जो मेजॉरिटी लोग हैं, जो इसका सिलेबस उठा के देखोगे 70-80% कंप्यूटर साइंस का है। ऑल्दो कि अलाउ कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों होता है उसके अंदर। और कोई पीएसयू का नाम बताओ जिसमें कंप्यूटर साइंस के लिए होता है? रिसेंटली आए हैं कुछ, बीआरसी में होता है, यस। और बताओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में, और बताओ, आईएसआरओ के अंदर, और बताओ, कोल इंडिया लिमिटेड, और बताओ, पीजीसीएल मींस पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पोसोको, एनटीपीसी, मेजॉरिटी। और गवर्नमेंट में आ जाओ, गवर्नमेंट के अंदर आ जाओ, दिस सेक्रेटरीट के अंदर, मेरे दिमाग से क्लिक नहीं कर रहा, मैं भी बताता हूं आपको, उसमें भी आई है अभी वैकेंसीज। आज ही मैंने वीडियो डाला उसका भी, बहुत वैकेंसीज हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें आइडिया नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी रिक्रूटमेंट आया है, पता आप लोगों को? एटीसी के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए। आप लोगों में से फाइनल ईयर में कौन कौन है? फाइनल ईयर, पता है आपको एटीसी का रिक्रूटमेंट आया है? सॉरी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 496 वैकेंसीज है उसके अंदर, और जिसमें सारे इंजीनियर्स एलिजिबल हैं। बस आपको बीटेक के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पिछले 3 साल में चौथी बार रिक्रूटमेंट कर रही है। ये ऐसे बहुत वैकेंसीज हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? सिट्टे नहीं, मतलब खाली जड़ी जा रही है सिट्टें, और ये जॉब के साथ भी एप्लीकेबल है और ये हायर स्टडीज के साथ भी एप्लीकेबल है। हायर स्टडीज आईआईटी में भी सीटें खाली चली जा रही हैं, बच्चे नहीं है। क्यों? रीजन भी है क्योंकि जितना इस टाइम पे इंजीनियर एक एग्जिट मारता है इस टाइम पे, उसमें से 50% तो कंप्यूटर साइंस का होता है कि नहीं होता? है कि नहीं है? yes, कहीं पे भी गलत हो तो बता देना, मेरा डाटा का कहीं पे भी गलत हो। 50% जो इस टाइम पे एग्जिट हो रहा है स्टूडेंट जो इंजीनियर बन के निकल रहा है, 50% तो उसमें कंप्यूटर साइंस है। और वो कंप्यूटर साइंस का जो सबसे बड़ा जो उनके पास ऑप्शन होती है वो क्या होती है? उनका इमीडिएट जॉब लग जाता है, तो वो तो लिखता ही नहीं गेट का एग्जाम। पीछे बचा जो 50%, जिसमें, और जो पब्लिक सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट होती है आपकी कोर ब्रांच के स्टूडेंट्स की, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की। उसमें स्टूडेंट बहुत कम है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? लिंक बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे जो मैं बोल रहा हूं आपको मैं? तो इस कारण से ऐसे बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप लोगों के पास, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप लोगों के पास। बात कर रहे थे गेट के एग्जाम की। गेट का एग्जाम बहुत इजी एग्जाम है अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे। क्या स्ट्रेटेजी? मेरे को सिर्फ 60-70 नंबर का तैयार करना है, 100 नंबर का तैयार करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं भी पिछले कॉलेज में गया, सर हमारे तो सीनियर बोल रहे हैं कि आपको 65-70 नंबर लाने पड़ेंगे अगर मेरे को आईटी जाना है। मैं गारंटी दे रहा हूं 30 नंबर लेके आओ, आईटी जाओगे। 30 नंबर पे सीटें खाली रह रही हैं।
2-3 रीजन। पहला, हमें यही नहीं पता कि मेरे को उस स्कोर को यूज कैसे करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहां पे है। चलो गेट किसी तरीके से लिख भी दिया, चलो किसी तरीके से क्वालिफाई भी हो गया, लेकिन हमें यही नहीं पता इसके बाद उसको यूज कैसे करना है। सर मेरा सीजीपी 8+ है, क्या इसका कोई फायदा हो सकता है? यस हो सकता है फायदा, हमें पता ही नहीं उस चीज के बारे में। सर इंटरव्यू का तैयारी कैसे होगा? हम बताएंगे कैसे इंटरव्यू का तैयारी होगा। सर पब्लिक सेक्टर में तो जीडी होते हैं, मेरे को तो बोलना ही आता, नंबर में मैं लेने में बहुत तेज हूं, मैं पढ़ लूंगा सर अच्छे तरीके से, मेहनत कर लूंगा, लेकिन इंटरव्यू में जाके मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि हमने शायद उस तरीके का प्रैक्टिस नहीं किया है। रिटन में तुम लोग क्यों स्ट्रांग हो? क्योंकि तुम लोग प्रैक्टिस करते हो रिटन में। बोलने में क्यों स्ट्रांग नहीं हुए? मैं भी शायद अभी तक उस चीज का प्रैक्टिस नहीं किया हमने। सही है गलत है? और जितने भी गेस्टेड ऑफिसर्स की होती है, क्लास 1 ऑफिसर की जितना भी जॉब्स होता है उसमें सभी में इंटरव्यू होता है। पब्लिक सेक्टर जितने भी है सभी में इंटरव्यू होगा। हायर स्टडीज प्रोग्राम में जाओगे इंटरव्यू होगा, असिस्टेंट इंजीनियर के जॉब के लिए जाओगे इंटरव्यू होगा, किसी भी स्टेट के लिए चले जाओ। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो ठीक है नहीं लेते, हरियाणा यूटिलिटी बोर्ड ये गेट के थ्रू लेता है, इसने नहीं लेना इंटरव्यू, गेट के थ्रू लिया, पंजाब वाला नहीं लेता है, लेकिन मेजोरिटी की बात कर रहा हूं मैं। हिमाचल में जॉब चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर का तो इंटरव्यू होगा ही होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है, टीचिंग के लिए जाना है तो इंटरव्यू होगा ही होगा। क्यों? रीजन क्या है इंटरव्यू के? इंटरव्यू के रीजन ये होते हैं क्योंकि ये सारी की सारी गेजेटेड ऑफिसर्स की जॉब होती है, और गेजेटेड ऑफिसर को मैनेज करना होता है। तो वो ये देखते हैं कि इसका जो पर्सनैलिटी है क्या इस जॉब को सुटेबल है या नहीं है। तो इंटरव्यू में सिर्फ उसने ये चेक करना होता है, वो तुम्हारा नॉलेज चेक करने नहीं बैठते इंटरव्यू में, क्योंकि उनको पता है कि तुम रिटन क्वालिफाई करके आए हो, तुम गेट क्वालिफाई करके आए हो, नॉलेज तुम्हारे पास है। वो तुम्हारा पर्सनैलिटी चेक करने बैठता है वहां पे कि तुम ये बताओ कि कल 4 बंदों के सामने प्रेजेंटेशन दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। वो ये चेक करने के लिए बैठता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये चीज होती है, छोटी छोटी चीजें जो मैटर करती हैं तुम्हारे लिए। तो गेट का एग्जाम बहुत इजी एग्जाम, मेरे को 100 नंबर की तैयारी करनी ही नहीं है, मेरे को तैयारी ही 60-70 नंबर की करनी है। और ये ट्रेंड कितनी देर रहेगा? एटलीस्ट अगले 3-4-4-5 साल रहेगा कि तुम्हारा करियर 30-40, 40-50 नंबर पे बन जाएगा। हमें नहीं रिक्वायरमेंट 100 नंबर का पढ़ने की, हमें 40 क्वेश्चन का तैयारी करनी है। 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन 2 नंबर के, 20 क्वेश्चन 1 नंबर के, 60 नंबर का तैयारी डन। मेरे आगे 45 नंबर। सर 45 नंबर से करियर ओपन हो जाएगा, 101% ओपन हो जाएगा, बिकॉज योर पीडी इज अ प्लेटफॉर्म जो ये कर रहा है। मैं इसलिए इतना डैम श्योर, इतना गारंटी के साथ, इतना गट फीलिंग से बोल रहा हूं। ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? किसी ने गेट का एग्जाम भरा इस बार फाइनल ईयर? नहीं पता लास्ट डेट क्या है? आज लास्ट डेट है विद लेट फीस। प्री फाइनल ईयर गेट के एग्जाम भरे? थर्ड ईयर के कौन लोग हैं यहां पे? भरे गेट के एग्जाम? पता है आप लोग? लीजिए बोलो थर्ड ईयर में नहीं भरा ना, कोई बात नहीं। चलो थोड़ा सा बहुत ही बेसिक चीज के ऊपर आते हैं कि गेट का एग्जाम स्ट्रक्चर होता क्या है। गेट का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है? गेट में होते हैं 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन होते हैं, पता है ये कितने घंटे का एग्जाम होता है? 3 घंटे का। कितने मार्क्स का एग्जाम होता है? 100 मार्क्स का। 65 क्वेश्चन, 100 नंबर का एग्जाम, 180 मिनट, 3 घंटे का। लेकिन इसको ऐसे देखो, 65 क्वेश्चन नहीं, 40 क्वेश्चन, 180 मिनट। तो ये स्ट्रेटेजी हर कॉलेज में दे रहा हूं जहां पे मैं जा रहा हूं कि नहीं करनी है भाई 65 नंबर की तैयारी, 65 क्वेश्चन की तैयारी करो, 40-45 क्वेश्चन की नंबर लेके आओ, 60, 45, 50, फिर उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ओपन होगा आगे। स्ट्रेटेजी तो तुम्हारा बनेगा, वो इसी चीज पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारे भाई मार्क्स कितने आए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सारा। राइट? बात समझ में आएगी? 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। गेट का एग्जाम बहुत ही कंसेप्चुअल एग्जाम है। कंसेप्ट वर्ड का मतलब समझते हो? कंसेप्ट समझते हो कि कोई चीज कंसेप्ट नाम की एक चीज होती है कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया है। सभी ने फिजिक्स पढ़ के आए हैं +1 +2 के अंदर कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया है। तो एरिया कौन सा लेना है मेरे को, वो कंसेप्ट है। वो एरिया कौन सा होता है? जो सिविल इंजीनियर कहां गए? कौन सा एरिया होता है? वो जो रेजिस्ट कर रहा है फोर्स को, दैट इज द एरिया। सारा एरिया नहीं, उतना सा एरिया जो रेजिस्ट कर रहा है उस फोर्स को, दैट इज द एरिया। समझ में आएगी बात? उसके बाद ये एक कंसेप्चुअल एग्जाम है, कंसेप्ट बेस्ड। रट्टा लगा के ये एग्जाम नहीं निकलेगा, ये एग्जाम निकलेगा समझ के।
क्योंकि इसके नाम के अंदर ही है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड, तुम्हारे फंडामेंटल्स, तुम्हारे अगर सब्जेक्ट के क्लियर है, उसको बस इंप्लीमेंट करना है। बहुत इजी एग्जाम है, बिलीव मी। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है? नहीं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगी। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है? न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक होएगा, तुम्हें आंसर पुट करना है। तीसरा मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। ठीक है जी, बात लगी पता? अब जो 100 नंबर बचा ना, उस 100 नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड है। ये कैसे कि इसमें 70 नंबर का तो आएगा आपका टेक्निकल पार्ट, जो आप अपने इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट पढ़ते हो, राइट, और 30 नंबर का आएगा आपका नॉन टेक्निकल पार्ट, और उस 30 नंबर में से 15 नंबर का आएगा आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आप पढ़ते हो, M1, M2, M3, और 15 नंबर का आपका आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है? सभी पढ़ के आए हो, 10वीं मैथ की है ना सभी ने, ऑब्वियस है, यहां तो वैसे तो पहुंचोगे नहीं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है? एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन करके आए हो, प्रॉफिट लॉस के करके आए हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस के करके आए हो ना, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। रीजनिंग क्या होता है? नंबर सीरीज हमने करी हुई, पढ़ी होगी, नंबर सीरीज होती है, नंबर सीरीज की ये, इसके बाद बताओ क्या नंबर आएगा, पढ़ी हमने ये। उसके बाद हमने ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन भी किए होंगे, सीटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन किए होंगे। तो ये है तुम्हारा रीजनिंग। फिर आगे आपका इंग्लिश बहुत ही सिंपल कि ठीक है, ऑप्शन है ये, पहले तो इसका स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इंजीनियर को तो बहुत तंग करती है। तो इंग्लिश क्या है कि उसमें 5 नंबर की आएगी इंग्लिश, बहुत ही सिंपल। 1-2 क्वेश्चन उसके एंटोनियम सिनोनियम के आ जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन आपका सेंटेंस करेक्शन आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन आपका आ जाएगा फिलिंग द ब्लैंक टाइप आ जाएगा, कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा इसमें बेस्ट सूट करेगा। तो ये हो गया इसका एग्जाम का पैटर्न, हो गया एग्जाम का पैटर्न। अब इसमें जो 30 नंबर है, मैथमेटिक्स का 15 क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इस 30 नंबर में से 20 नंबर किसी भी हालत में तुम्हारे आने चाहिए, क्योंकि ये वो ऐसा पार्ट है जिसका इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है। सर मेरा तो कोआ वीक है, सर मेरा तो स्ट्रक्चर वीक है, उसका इसमें कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि इंजीनियरिंग मैथ एक ऐसी चीज है जो हम लोग प्लस 1 से पढ़ते आ रहे हैं, ऑल्दो कि इंजीनियरिंग तो नहीं है, लेकिन बेसिक वहीं पे इंजीनियरिंग में आके तो तुम उस मैथ को यूज कर रहे हो, राइट। अब जो लोग बीसीए से हैं, यहाँ पे बीसीए वाले आप लोग भी गेट का एग्जाम लिख सकते हैं, बट आफ्टर द एमसीए, राइट, आफ्टर द एमसीए यू कैन राइट द गेट एग्जाम। यहाँ पे बीएससी भी है, नहीं है ना बीएससी, ठीक है। बीबीए वाले आप लोग भी गेट का एग्जाम लिख सकते हैं। तो तुम्हारे पास ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो तुम एमसीए के बाद लिखो, चाहे तुम उसको बीबीए के बाद लिखो, वो भी डिस्कस करेंगे सारी की सारी चीजें, ठीक है जी। तो ये गेट का क्या आ गया, इसका एग्जाम स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद गेट एग्जाम के कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स मतलब जैसे पहला मैंने आपको बताया कि गेट के एग्जाम आप 3rd ईयर ऑनवर्ड्स लिख सकते हो, 3rd ईयर ऑनवर्ड्स आप लोग लिख सकते हो, 3rd ईयर, फाइनल ईयर, और उसके बाद कोई एज का लिमिट नहीं है और कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का लिमिट नहीं है। क्यों नहीं है? गेट का एज लिमिट क्यों नहीं रखा? गेट का एज लिमिट क्यों नहीं है, आप बताओ मेरे को। आपको क्या ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि गेट का एज लिमिट क्यों नहीं रखा? हायर स्टडीज करने का एज लिमिट होता है, तो ये एग्जाम, गेट का एग्जाम किस चीज के लिए है? हायर स्टडीज के लिए। सो दैट इज वाई गेट का एग्जाम देने का कोई एज लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है। दूसरा 70-30 रेशियो मैंने आपको बता दिया। तीसरा, जितना भी मैंने ऑप्शन बताया तुम्हारे पास, जो शुरू में मैंने आपको बताया कि तुम्हारे पास बीटेक के बाद, बैचलर के बाद ये सारी ऑप्शंस हैं, वो सारी की सारी ऑप्शंस इस सिंगल गेट एग्जाम के थ्रू ओपन हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेटर अलाउड इसमें नहीं होता, फिजिकल कैलकुलेटर, इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है। वर्चुअल की ऐप साथ ही आप अपने एंड्रॉइड में या iOS वगैरह में डाउनलोड करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद गेट का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। सर मैंने 3rd ईयर में गेट लिख दिया, फायदा क्या है? उसको तुम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड यूज कर सकते हो। और भी मैं फायदा बताऊंगा आपको कि 3rd ईयर में अगर लिखना है तो उसके फायदे क्या हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट, आप लोग 2 गेट के एग्जाम लिख सकते हो एट ए टाइम। पता है इस चीज के बारे में? हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। तो आप लोग 2 गेट के एग्जाम, कौन से 2 गेट के एग्जाम लिख सकते हो? लिखने चाहिए, नहीं लिखने चाहिए, एक लिखना है तो कौन सा लिखना है, 2 लिखने हैं तो कौन से लिखने हैं, किस कंबिनेशन के साथ लिखने हैं, हम लोग वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। राइट एवरीवन?
गेट के एग्जाम क्यों देना है? बहुत सारी ऑप्शन तो मैंने तुम्हें बताई है। पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, देन दिस गेट एग्जाम इज देयर। हायर एजुकेशन इंडिया अब्रॉड में जाना चाहते हो, गेट एग्जाम इज देयर। अगर आप अपनी एक स्पेशलाइज्ड डोमेन में जाना चाहते हो, स्पेशलाइज्ड डोमेन, सर मेरा सिविल इंजीनियरिंग में मैं बीटेक कर रहा हूं, सर मेरा ना वाटर वाले सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, सर मेरा एनवायरमेंट में बहुत इंटरेस्ट है, सर मैं अपनी स्पेशलाइजेशन एनवायरमेंट में परस्यू करना चाहता हूं, सर मैं साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है, सर मैंने प्रोजेक्ट किया, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ उस चीज को लेके, सर मेरा इस सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं उसमें हायर स्टडीज करना चाहता हूं। तो हायर स्टडीज जब आप अपनी एक स्पेशलाइज्ड डोमेन में, उस डोमेन में करना चाहो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिसमें तुम्हारा टेम्परामेंट लाई करता है, तो उस डोमेन में तुम लोग जो है अपनी हायर स्टडीज परस्यू कर सकते हो। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, ये पूरी मेरी प्रेजेंटेशन का क्रक्स होगा कि भाई तुमने गेट का एग्जाम देना क्यों है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये ठीक है, ये लिखी हुई है, लेकिन जो मैं अब तुम्हें चीज बताने वाला हूं वो नहीं बताएगा कोई कि गेट का एग्जाम देना क्यों। सबसे बड़ा रीजन है, गेट का एग्जाम अगर तुम क्वालिफाई करते हो, ध्यान से सुनना, अगर तुम गेट का क्वालिफाई एग्जाम करते हो, तुम्हारा सीजीपीए 6 है, तुम्हारा सीजीपीए 7 है, तुम्हारा सीजीपीए 9 है, कोई आपको ये क्वेश्चन नहीं कर सकता कि भाई तेरे को इंजीनियरिंग की समझ है कि नहीं है। तो गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना इस चीज का गारंटी है कि तुम्हें तुम्हारी इंजीनियरिंग की समझ है, तुम्हें तुम्हारी इंजीनियरिंग के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है। ये इस चीज का क्या है, प्रूफ है या नहीं है? ये हाँ या ना बोलो जल्दी से, किसी को डाउट है मेरे को पूछो कि भाई गेट के एग्जाम सर ये तो मैं कोई लक से भी कर सकता हूं, मैं लक फैक्टर रोल आ जाता है कभी कभी कि एबीसीडी खेल ली, हमने गेम खेल ली भगवान का नाम लेके, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके, है ना, इससे नहीं क्वालिफाई होगा। न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन टाइप और मल्टीपल चॉइस में तुम तुक्का मार सकते हो, लेकिन तुक्के इतने ज्यादा नहीं ले सकते। तो गेट का एग्जाम अगर क्वालिफाई हो रहा है तो वो इस चीज का प्रूफ है कि यस तुम्हें तुम्हारी इंजीनियरिंग की समझ है, तुम्हें उसके फंडामेंटल्स क्लियर है। सबसे बड़ा रीजन गेट क्वालिफाई करने का या गेट के एग्जाम का प्रिपरेशन करने का। दूसरा रीजन, गेट एग्जाम जैसे मैंने आपको बोला ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम है, और गेट के एग्जाम अगर तुम क्वालिफाई कर लेते हो, दिस इज द ओनली एग्जाम जिसको तुम पूरी लाइफ अपने रिज्यूमे के ऊपर लिख सकते हो। कोई और एग्जाम नहीं है जिसको आप अपने रिज्यूमे में लिख लो, क्योंकि अगर कोई और एग्जाम होगा उसके थ्रू तुम्हें या जॉब मिल रहा है या कोई और ऑप्शन मिल रहा है, इमीडिएट तुम्हें ऑप्शन जो दे दिया वो तो खत्म हो गया, उसका चांस वहीं पे खत्म। लेकिन जो मैं आपको चीज बोल रहा हूं कि अगर तुम गेट का क्वालिफाई करते हो, तुम उसको अपने रिज्यूमे पे पूरी लाइफ लिख सकते हो और उसका बेनिफिट तुम्हें हमेशा वो देगा। नाउ क्रिएट ए सिचुएशन, आप इंटरव्यू के लिए गए हो कहीं पे, वहां पे 5 लोग आ गए फॉर एग्जाम्पल, आपका गेट क्वालिफाई है, बाकी चारों का गेट क्वालिफाई नहीं है, आपको क्या नहीं लगता कि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और क्या आपको वो इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा? आप 15 साल बाद कहीं पे जा रहे हो जॉब के लिए, क्या अगर आप वहां पे लिखा हुआ है कि मेरा गेट क्वालिफाई है, क्या आपको उसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ है ना बोलो, यस मिलेगा। शायद उस ध्यान में लग गए आप लोग। चलो मेरी तरफ फोकस करना, इसको भरते रहना, इसका भी पर्पस है, सभी ध्यान से भरना, इसका पर्पस है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि हम क्यों भरवा रहे हैं आपसे। तो सेकंड मैंने आपको रीजन बताया, पहला क्या रीजन बताया गेट का, क्यों गेट का एग्जाम देना है कि कोई आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेगा, वो इस चीज का प्रूफ होगा कि तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हैं। दूसरा, तुम पूरी लाइफ लॉन्ग उसको अपने रिज्यूमे के ऊपर लिख सकते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसकी, हम लोग टीचिंग के लिए ऑप्शन देखते हैं, मतलब टीचिंग के लिए हम लोग जब कॉल करते हैं टीचर्स को, तो हम जब उसका रिज्यूमे देखते हैं तो अगर सपोज उसमें गेट क्वालिफाई नहीं लिखा हुआ, चाहे उसने बीटेक 10 साल पहले किया हो, 15 साल पहले किया हो, 5 साल पहले किया हो, हम उससे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गेट का एग्जाम दिया कभी या गेट क्वालिफाई किया कभी? क्योंकि अगर उसने वो प्रोसेस से निकला होगा या अगर उसका क्वालिफाई हुआ होगा, वी आर गोइंग टू गिव दैट पर्सन द बेनिफिट, क्योंकि उस प्रोसेस से निकल रहे हैं। सेकेंड रीजन जो है आपको गेट का एग्जाम का देने का ये है। तीसरा रीजन, मान के चलो गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, सब तब बताओ गेट देने का क्या बेनिफिट है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरे को एक ऐसा एग्जाम बताओ जो इंडिया में ही है जिसका सक्सेस रेट सबसे कम है, बताओ। यूपीएससी को एग्जाम नहीं है, यूपी तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है,
सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जाम समझते हो? आईएएस का एग्जाम, आईएएस आईपीएस का समझते हो? कितना सक्सेस रेट है उसका? कितने लोग लिखते हैं उसको? कितने लिखते हैं? अंदाजा बोलो, फिगर तो बोलो। 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 5 लाख मान लो, लिखते हैं 5 लाख ही नहीं लिखते हैं? कितनी सीटें होती है उसमें? 1250 के आसपास, राइट? कितना परसेंटेज निकालना, कितना हुआ? आधे परसेंट से भी कम है, ये है कि नहीं है? तो मेरे को ये बताओ कि जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ, चलो प्रीलिम्स में जो निकल गया वो तो निकल गया, अब आ जाओ मेंस के ऊपर। 1 लाख के आसपास बच्चा मेंस लिखता है, 1 लाख के आसपास बच्चा मेंस लिखता है सिविल सर्विसेज का, 1250 को सीट मिलती है, मतलब उसका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो मेरे को ये बताओ कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या वो कैपेबल नहीं है? क्या वो कैपेबल नहीं है? बताओ मेरे को। हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे भी शायद वो अगली बार निकाल ले, मे भी शायद उसकी अगली बार निकाल ले। और जो बाकी एग्जाम्स होते हैं, कौन से एग्जाम? उसकी स्टेट पीसीएस के, तो उसके बाकी एग्जाम निकालने की प्रोबेबिलिटी मेरे को बताओ ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। दिस इज सेम इज द बेनिफिट फॉर गेट, दिस सेम इज द बेनिफिट फॉर गेट, कि अगर तुमने गेट के साथ जस्टिफिकेशन किया है, अगर तुमने उसका तैयारी एक बार ढंग से किया है, क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ कोई मैटर नहीं करता। जो बाकी एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम, जेई एग्जाम, ए एग्जाम, जो पब्लिक सेक्टर अपने एग्जाम देते हैं, उसमें उसका सिलेक्शन होने का, उन एग्जाम्स के निकलने का जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है वो उन स्टूडेंट्स का होता है जो गेट के प्रोसेस से निकले होते हैं, चाहे उसने गेट के एग्जाम क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आई है नहीं आई है, या ऊपर से निकल गई? सो ये 3 मेन बेनिफिट है कि गेट के एग्जाम देना क्यों है। पहला चीज, क्रेडिबिलिटी तुम्हारी इंजीनियरिंग की हुए की। दूसरा, इसका पूरे जिंदगी बेनिफिट लेना। तीसरा, तुम्हारे बाकी एग्जाम्स क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी का बढ़ना। लेकिन इन सभी के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि क्या तुमने जस्टिफिकेशन किया अपनी प्रिपरेशन के साथ या नहीं किया। समझ में आ रही चीज है, नहीं आ रही है? ये है गेट के एग्जाम की, और यही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है। अब जल्दी से खींचते हैं इस प्रेजेंटेशन को। देखो, जॉब की बात करें गेट के थ्रू, तो पब्लिक सेक्टर आते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स आती है। पब्लिक सेक्टर में देखो एंटर करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका हो गया गेट के एग्जाम। मैंने यहां पे कुछ लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर लिखे हुए हैं, ये पब्लिक सेक्टर के नाम है, कुछ और लिखा हुआ मैंने। पहला पब्लिक सेक्टर कौन सा है ये बताना? एचईएल। कौन सा पब्लिक सेक्टर है ये? कौन सा है ये? एचईएल। हाँ बोलो, नहीं बोला? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, सुना इसका नाम है? पहली बार सुने? क्या बनाते हैं ये? मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स। डीआरडीओ का बहुत सारे प्रोडक्ट जो डीआरडीओ बनाती होती थी वो एचएएल के पास है अब, और ये बहुत बहुत जबरदस्त ग्रोथ मिल रही है एचएएल को। अभी सिलेक्शन हुई है, रफली 25 प्लस सिलेक्शन हुई है यूरोपीडिया पे एचएएल का। और ये एक एचएएल, उसके बाद आईएसआरओ सुना सभी ने, उसके बाद डीआरडीओ, बीआरसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सारे के सारे क्या है? पब्लिक सेक्टर। मोर देन 250 पब्लिक सेक्टर हैं। आपके बैंक्स क्या हैं? पीएनबी, एसबीआई, जेएंडके, ये क्या है? ये सब पब्लिक सेक्टर है। तभी तो इसमें जो सैलरीज है वो गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा होती है। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, कोलैबोरेटिव प्रोग्राम होते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के। पब्लिक सेक्टर क्यों लोग जाते हैं? 10 से 18 लाख का पैकेज गवर्नमेंट में मिलता, तुम्हें इतना नहीं मिलता। बाकी सर सैलरीज और बाकी जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा होते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? राइट? तो पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका थ्रू द गेट एग्जाम, दूसरा तरीका जो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऐसे होते हैं जो अपना टेस्ट लेते हैं। कौन से अपना टेस्ट लेते हैं इनमें से बताना मेरे को? कौन से पब्लिक सेक्टर अपना टेस्ट लेते हैं? एचएएल अपना टेस्ट लेते हैं, आईएसआरओ अपना टेस्ट लेते हैं, बीआरसी गेट के थ्रू भी लेता है और अपना टेस्ट भी लेते हैं, एचपीसीएल अपना टेस्ट लेते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना टेस्ट लेते हैं, उसके बाद सीपीसीएल, उसके बाद एचआरएल,
उसके बाद बीडीएल, बीएचईएल का आज ही आया, रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है उसका आज ही, 70 वैकेंसीज उसके अंदर आई हैं। तो ऐसे रफली एक साल के अंदर आपके पास मोर देन 100 पब्लिक सेक्टर होते हैं जो तुम विदाउट गेट जिसमें अप्लाई कर सकते हो। और प्रिपरेशन करने का तरीका क्या है? प्रिपरेशन करने का तरीका वही है कि अगर तुम्हारे कंसेप्ट, अगर तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर है तो तुम्हें बस उस एग्जाम के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। या प्लीज डिस्टर्बेंस नहीं, प्लीज कंसंट्रेशन वो जाएगा, तुम्हारे फायदे के लिए है यार, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। मे भी एटलीस्ट जो सुनना चाहता है वो सुन ले। तो पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के दो तरीके, अपना एग्जाम और गेट के थ्रू। अपने एग्जाम में उनके बाद रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद क्योंकि सारी की सारी आपकी गस्टेड ऑफिसर्स होती हैं, अच्छी जॉब्स होती हैं, तो पर्सनैलिटी बेस्ड जॉब्स होती हैं, उसमें सभी में इंटरव्यू होगा ही होगा। और उसके बाद जीडी जीटी कुछ पब्लिक सेक्टर में होता है, कुछ में नहीं होता है, राइट। तो पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के दो तरीके हैं। उसके बाद हायर स्टडीज। हायर स्टडीज में तुम्हारे पास बच्चे 3 ऑप्शंस होती है टेक्निकल डोमेन में। एमटेक के बारे में तो सभी ने सुना है, 2 साल का प्रोग्राम होता है, 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप है। 12,400 रुपए पर मंथ अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रहा है तो इनटू द मैनेजमेंट डोमेन थ्रू दिस गेट एग्जाम। जितने भी आईआईटीज हैं, जितने भी एनआईटीज हैं, सभी में एमबीए प्रोग्राम होता है। सभी कॉलेजेस में क्या है? एमबीए प्रोग्राम। और उसमें भी एंट्री किसके थ्रू मिल रही है? गेट के थ्रू मिल रही है। अगर गेट के थ्रू में एंट्री मिल रही है तो इट मींस कि मेजॉरिटी इंजीनियर होगा उसमें। मेजॉरिटी क्या होगा? इंजीनियर होगा। तुम्हारा प्रोफाइल वहां पे होगा टेक्नो मैनेजरियल प्रोफाइल। अगर आप एमबीए करते हो आईएम से, तुम्हारा प्रोफाइल ओनली मैनेजमेंट डोमेन में होगा और तुम्हें कोई भी कंपनी में रिक्रूटमेंट हो सकती है। लेकिन जब तुम आईआईटी एनआईटी से मैनेजमेंट कोर्सेज में जा रहे हैं जहां पे तुम्हारा प्रोफाइल टेक्नो मैनेजरियल प्रोफाइल है, तो तुम्हारा जो प्लेसमेंट होगा वो तुम्हारी कोर कंपनीज में ही प्लेसमेंट होगा। और जो एवरेज पैकेजेस इसमें जाते हैं मैनेजमेंट डोमेन में, 25 से 30 लाख के एवरेज पैकेज है। एवरेज पैकेज, मैं हाईएस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं मिनिमम की बात नहीं कर रहा, मैं एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूं। सेम इज एप्लीकेबल फॉर एमटेक, एमएस से डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम में 1-1 करोड़ के पैकेज जाते हैं। अब आप बोलोगे सर वो सभी को थोड़ा मिलता है, रोल मॉडल तो कुछ ही होते हैं ना, एग्जांपल्स तो कुछ ही की देनी पड़ती हैं, हर किसी की थोड़ा ना दे सकते हो आप। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चंद्रयान 2 फेल हुआ, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, किससे ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी तुम्हें? यही चीज है, समझ रहे हो पॉइंट? तो तुम लोग मास्टर एमबीए प्रोग्राम के लिए भी जा सकते हो आईआईटीज और एनआईटीज के अंदर, ऑप्शंस ओपन होती है। उसके बाद यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू द आईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हो थ्रू दिस गेट एग्जाम, एंड दैट प्रोग्राम इज नोन एज द एफपीएम प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। नाउ कम टू द अब्रॉड, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग हैं जो अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हो? अब्रॉड 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 जाने के लिए जाना चाहते हो या हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो? हाँ, फर्क है दोनों चीजों में। जो मैं पहले बोली अब तो अलर्ट हो आप लोग, मेरे को लग रहा है मैंने पहले स्टेटमेंट दी ना कि अगर जाना है तो एज ए टेक्नोक्रेट जाना है, एज ए लेबरर नहीं जाना। अब्रॉड जाने के मैं तुम्हें 4-5 फंडेज दे रहा हूं, ध्यान रखना। अगर लाइफ में कभी भी अब्रॉड जाना हो, इन 4-5 चीजों का ध्यान रखना। पहला चीज, अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो तो वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज टारगेट करनी है। दूसरा, अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो तो एज अ टेक्नोक्रेट जाना है, एज अ लेबरर नहीं जाना है। तीसरा चीज, अगर तुम्हें अब्रॉड जाना है तो 40-50 लाख रुपए अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्नड मनी को वेस्ट करके नहीं जाना है। 1.5-2 लाख से ज्यादा नहीं लगते हैं अब्रॉड जाने में, अगर तुम सही तरीका ऑप्ट करो। 1.5-2 लाख रुपए मोर देन सफिशिएंट है अब्रॉड जाने के लिए। और वहां जाके 4-4 हजार $US पर मंथ के स्कॉलरशिप्स हैं, और तुम्हारा खर्चा 1000-1500 से ज्यादा नहीं है। यहां गवर्नमेंट जॉब पब्लिक सेक्टर में पैकेज लगना तुम्हारा 10-15 लाख का, वहां तो तुम्हारे 2-2 हजार $US सेविंग हो रही है महीने की। ये 3-4 फंडे याद रखना जो मैंने तुम्हें बताई हैं। क्या है? पहला कि अगर जाना है तो टॉप वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज। दूसरा, अगर जाना है तो हमें पैसा खर्च करके नहीं जाना है। तीसरा, अगर हमें जाना है तो एज ए टेक्नोक्रेट जाना है। ये 3 लाइनें दिमाग में रखना। चौथा, अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका
विद स्कॉलरशिप जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड। क्योंकि पीएचडी जो है वो एक जॉब होती है। पीएचडी वर्ल्ड वाइड फंडेड प्रोग्राम होते हैं। पीएचडी में स्कॉलरशिप होती है। क्यों होती है? क्यों देगा तुम्हें कोई $4000 पर मंथ पढ़ने की क्यों देगा तुम्हें कोई? तो पढ़ने की नहीं दे रहा, उसके पास प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में वो तुमसे काम ले रहा है, वो उस चीज के पैसे दे रहा है तुम्हें। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो तुम्हें पिछले पेज पे था कि तुम्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 80,000 पर मंथ का दे रही है, और तुम्हें तुम्हारी पढ़ने के लिए नहीं दे रही। वो तुम्हें एक प्रोजेक्ट में काम करना है किसी प्रोफेसर के अंडर, उनके पास प्रॉब्लम्स है, वो वहां से तुम्हें फंडिंग दे रही है। क्योंकि वो फंडिंग उनके पास कहां से आई है? वो इंडस्ट्री से आई हुई है। इंडस्ट्री ने प्रोफेसर पकड़ा, उसके अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उसको पैसा दिया और अकॉर्डिंगली मूव किए। और वर्ल्ड में 4 यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें तुम जा सकते हो थ्रू दिस गेट एग्जाम फॉर द मास्टर्स और पीएचडी। कौन सी है वो 4 यूनिवर्सिटीज? पता है किसी को? पहला टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, दूसरा RWTH जर्मनी, तीसरा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, चौथा नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। ये 4 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो गेट के थ्रू मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए लेते हैं और जिसमें तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है। और चौथा पॉइंट एक और भी है कि अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो तो विद स्कॉलरशिप ही जाना है, विदाउट स्कॉलरशिप नहीं जाना है। पैसा वेस्ट करके मत जाना। जमीनें बेचते हो, लोन लेते हो, नहीं रिक्वायरमेंट है। टेक्नोक्रेट हो तुम लोग, टेक्नोलॉजी से डील करते हो। स्किल एक्वायर करो, क्योंकि तुम्हें पैसा कोई तभी देगा अगर तुम्हारे पास स्किल है, अदरवाइज कोई तुम्हें पैसा नहीं देगा। कोई देगा? कोई कंपनी तुम्हें रखेगी? कोई तुम्हारे ऊपर 50 लाख रुपए कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? 50 लाख 1 करोड़ पैकेज लगते कि नहीं लगते हैं आईटीएस के या बाकी कॉलेजेस में बच्चों को? लगते कि नहीं लगते हैं? क्यों लगते हैं? क्योंकि उसको पता है कि ये स्टूडेंट कैपेबल है, और अगर मैं इसके ऊपर 50 लाख इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ये मेरे को 2 करोड़ कमा के देगा। यही सोच के करता है ना इन्वेस्टमेंट? हाँ या ना? कि नहीं? यही चीज होती है मेन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वाई हायर स्टडीज। हायर स्टडीज की सर इतनी देर से बात कर रहे हो, ये तो बताओ करनी क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रांडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ब्रांडिंग। मैंने योरपीडिया का टी शर्ट डाला है, मैंने इंजीनियर्स करियर पॉइंट की टी शर्ट डाला है। जब तक तुम्हारे ब्रांड को या जब तक तुम्हारे किए हुए काम को जब तक तुम्हें कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा ना, इट मीन्स कि तुम्हें उस काम किए का कोई फायदा नहीं है। इट मीन्स कि तुम्हारा ब्रांडिंग नहीं हुआ है। अगर मैं यहां पे आईटी की टी शर्ट डाल के आ जाता, आईटी दिल्ली का फॉर एग्जांपल, तो तुम बोलते अच्छा सर आईटी दिल्ली, तो मतलब दिमाग में थॉट एक ही आता है, ये तो यार आईटी दिल्ली से है। आता नहीं आता थॉट? मतलब उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, वो इटसेल्फ अपने आप में एक रिकॉग्निशन है। तुम्हें कहीं कोई पूछ रहा है यार क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, कहीं पे भी चले जाओ पूरी दुनिया के अंदर, सर मैंने मास्टर्स किया आईटी दिल्ली से। अच्छा आईटी से किया है? क्योंकि आईटी इंडिया के ब्रांड्स हैं जो इंडिया को प्रेजेंट करते हैं, और आईटी के जो ब्रांड्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं सभी में इंजीनियर्स है या नहीं है? इंडियन इंजीनियर्स है या नहीं उसके अंदर? नासा, गूगल, फ्लिपकार्ट, जितने भी ब्रांड्स ले लो उसमें नहीं है क्या? और टॉप पोजीशंस में है। और मेजॉरिटी लोग जो है वो आईटी के ही ब्रांड है। तो क्यों दिया उसके ऊपर पैसा? किसी ने क्यों इन्वेस्टमेंट किया? सबसे पहला रीजन तो ब्रांडिंग है, हायर स्टडीज करनी क्यों है। दूसरा चीज स्पेशलाइजेशन। अभी तक तुम्हारी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, क्योंकि आज की जो रिक्वायरमेंट है कंट्री की लगा लो या वर्ल्ड की लगा लो, वो स्पेशलाइज्ड पर्संस की है। मेरे पास डाटा पड़ा है 1 लाख बच्चों का योरपीडिया के ऊपर। अब जब तक मैं उस डाटा को यूज करके कोई ऐसा टूल ना जनरेट कर लूं, कोई एआई टूल ना जनरेट कर लूं कि जिसमें मैं डाटा डालूं और मेरे को ये बता दे कि इन सभी बच्चों का 1 लाख बच्चों का क्या क्या किस किस डोमेन में इंटरेस्ट लाई कर रहा है, मेरा उस 1 लाख डाटा का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं ऐसे बंदे के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा जो मेरे उस 1 लाख को यूज करके मैं उसको 20 लाख रुपए देता हूं, मान लो सपोज 1 साल का पैकेज है, अगर वो मेरे को उस 20 लाख से 50 लाख भी मेरे को कमा के दे रहा है, उस डाटा को यूज करके मैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करूंगा। और ये चीज एप्लीकेबल है हर डोमेन में, चाहे वो तुम्हारी अपनी कोर डोमेन है चाहे वो इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है। ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? स्पेशलाइजेशन के फायदे, जब तक तुम्हारा स्पेशलाइजेशन नहीं है तुम्हें कोई नहीं तुम्हारा वैल्यू करेगा।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सपोजर। यहां पे बैठे हैं 3-4 स्टेट से लड़के, 3-4 स्टेट से लोग बैठे हैं आप लोग। तो जब आप एक दूसरे से डिस्कस करते हो कल्चर के बारे में, या आपके दिमाग में ये भी आता होगा, जैसे मैंने आपसे एक थॉट दिया जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि यार जो हिमाचल का स्टूडेंट होता है ना वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता है। मैंने दिया ना एक आपको स्टेटमेंट, क्यों दिया? क्योंकि मेरे को पता है कुछ ऐसा है। अब अगर सपोज एक हिमाचल का स्टूडेंट एक फॉर एग्जांपल गुजराती स्टूडेंट के साथ ग्रुप बन जाए जिसके दिमाग में एक ही चीज चलती है, क्या? बिजनेस। मतलब ऑपोजिट पोल्स है कि नहीं? ऑपोजिट पोल्स। तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि दोनों का लर्निंग होगा कि नहीं होगा? और मेरे को ये बताओ कि कोई ऐसी क्लास जहां पे सारी स्टेट के बच्चे बैठे हों, वो कहां पे पॉसिबल है? आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज के अंदर, वहां पे पॉसिबल है। तो लर्निंग जो मेन चीज है, जो तुम्हें एक्सपोजर मिलता है उन चीजों को, तो जो कंपनी तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठती है वो ये तीनों चीजों को देखती है। तुम्हारी ब्रांडिंग कितनी क्या है, तुमने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, किसके अंडर किए हैं, कहां से किए हैं, तुम्हारी स्पेशलाइजेशन क्या है, क्या उसको स्पेशलाइजेशन की नीड है या नहीं है। तीसरा तुम्हारा एक्सपोजर, जो तुम्हारे एज ए पर्सनैलिटी के लिए भी और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ये बच्चे ने जो इंटर्नशिप्स हैं कुछ अब्रॉड से भी किए हैं, आपको क्या लगता है कि उसको बेनिफिट देगा? यही चीज मैं तुम्हें बात कर रहा हूं। तो जब तक तुम अपने इस इकोसिस्टम से, इस कंफर्ट जोन से तुम बाहर निकल के लर्न नहीं करोगे, देयर विल बी दैट डिफिकल्टी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। तो हायर स्टडीज इस रीजन से करनी है। अब मेरे को कोई एक रीजन बता दो कि हर किसी को हायर स्टडीज क्यों नहीं करनी चाहिए। कोई मेरे को एक रीजन बता दो। मैं आपको इतने रीजन बता रहा हूं कि हायर स्टडीज क्यों करनी चाहिए। एक रीजन आता है कि सर मेरे को घर पे पैसे देने बहुत प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, है ना एक रीजन ये। और ये रीजन 10% लोगों से ज्यादा नहीं है जितने भी यहां बैठे हैं। अनटिल और अनलेस कि तुम अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर लो, कि तुम्हें घर से पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े। आप मेरे को खुद सोच के बताओ कि अगर तुम्हें घर से पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े, तुम अपने को सेल्फ सस्टेन कर लो, क्या तुम्हें कोई प्रेशर डालेगा या जॉब कर ले? डालेगा कोई? कभी नहीं डालेगा। लेकिन कंडीशन एक ये भी है कि तुम कर रहे हो, एफर्ट भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम अपना कुछ और ही कर रहे हो, तुम अपने लिए इन चीजों के लिए एफर्ट डाल रहे हो, ब्रांडिंग के लिए एफर्ट डाल रहे हो, स्पेशलाइजेशन के लिए एफर्ट डाल रहे हो, तब तक नहीं करेगा कोई। तो अगर तुम अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सकते हो, करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा पैसे का भी, राइट। अब उसके बाद, इससे पहले मैंने 2 स्लाइड स्किप किए। थर्ड ईयर में बेनिफिट क्या है गेट लिखने के, और मेरे को 2 गेट के एग्जाम देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, अगर देने चाहिए तो क्यों देने चाहिए, उसके लिए ये एक स्लाइड है, विजिबल है। ये एक स्लाइड है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपको 2 गेट पेपर देने हैं तो किस कॉम्बिनेशन के साथ दे सकते हो। देखो पहली चीज, 2-3 स्टेटमेंट दे रहा हूं। पहला चीज, क्यों आंखों पे जोर डाल रहे हो, मैं पढ़ दूंगा, कोई बात नहीं। तो पहला चीज कि अगर मेरे को गेट का एग्जाम देना है, तो मेरे को अगर सपोज गवर्नमेंट जॉब में जाना है या पब्लिक सेक्टर में जाना है, तो अभी ध्यान से सुन लो कि जिस डोमेन में तुम्हारा बीटेक है उसी डोमेन में तुम्हारा गेट होना चाहिए, क्योंकि बाद में एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। सर मेरा बीटेक है सिविल में, मैंने गेट दिया एनवायरमेंट में, सर एनवायरमेंट मेरा आया 10 रैंक, बताओ कौन से पीएसयू में जा सकता हूं? किसी में नहीं, क्योंकि एलिजिबिलिटी मैच नहीं होगा। क्योंकि जब पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट करते हैं तो वो क्लियरली लिखते हैं कि तुम्हारा बीटेक इसमें होना चाहिए, गेट इसमें होना चाहिए, और वो सेम गेट पेपर से होना चाहिए। पहला चीज ये दिमाग में रखना कि अगर तुम पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें गेट सेम ब्रांच से लिखना जिसमें तुम्हारा बीटेक है। दूसरा, लिखने का तो तुम गेट का पेपर किसी भी ब्रांच से लिख दो, कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल से लिख ले, मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस से लिख ले, ये ट्रबल नहीं है। ट्रबल कहां पे आता है कि जब तुम अप्लाई करना स्टार्ट करते हो एलिजिबिलिटी के अंदर। तो एलिजिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कहां पे तुमने जब अप्लाई करा तो उसमें एलिजिबिलिटी क्या लिखा हुआ है कि मेरा बीटेक कंप्यूटर साइंस में है और गेट मैंने डेटा साइंस में दिया है, तो मैं कहां पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूं। मेरा बीटेक सिविल में है, मैंने गेट दिया जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, मैं कहां एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। तो ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है, सर किस बेस पे हम डिसाइड करें कि किस डोमेन में मेरे को गेट का पेपर देना है। सर हम लेट तो नहीं हो रहे? लेट तो नहीं हो रहे? अच्छा ठीक है। तो अगर मेरे को गेट का पेपर देना है तो किस डोमेन से देना चाहिए, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुमने आगे वाली स्पेशलाइज्ड किस डोमेन में एंटर करना है।
फॉर एग्जाम्पल इस बार एक गेट का नया पेपर स्टार्ट हुआ है, गेट इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पता है आपको इसके बारे में? पता नहीं पता है? और गेट इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ब्रांच का बच्चा दे सकता है? कोई भी ब्रांच का बच्चा इसमें दे सकता है। डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिमाग में अभी बिठा लो, ये कंप्यूटर साइंस की डोमेन नहीं है, ये मैथमेटिक्स का डोमेन है। ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जिन आईटीज में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट नहीं है उसमें ये कंप्यूटर साइंस के अंदर आ जाता है। नो डाउट कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट को उसमें बेनिफिट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी ब्रांच के बच्चे नहीं जा सकते, क्योंकि मैकेनिकल, सिविल, अदर ब्रांच नॉन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो हैं वो कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? यस पढ़ रहे हैं। तो वही जो मैं बात कर रहा था इंटरडिसिप्लिनरी की, कि अब कोई भी ब्रांच कोर ब्रांच रहा ही नहीं, अब हर चीज में इंटरडिसिप्लिनरी हो गई है चीजें। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अब आते हैं इसके साथ कि कौन सी ब्रांच में तुम लिख सकते हो। ये है कंप्यूटर सिविल, सिविल लिख सकता है एरोनॉटिकल में, एग्रीकल्चर में, आर्किटेक्चर में, एनवायरमेंट में, जियो इंफॉर्मेटिक्स, नवेल मरीन एंड इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, और ये है आपका हाँ इंजीनियरिंग साइंसेस एक्सी। तो इसे कंबिनेशन से। अच्छा एक चीज और दिमाग में रखना, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 2 गेट के पेपर देने हैं, तुम 1 गेट का पेपर दे सकते हो। ये वो कंबिनेशन है कि अगर पहला पेपर तुम ये सेलेक्ट करते हो तो दूसरा तुम कौन सा दे सकते हो। समझ में आ गई बात? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस किस में दे सकता है? कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस में दे सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डाटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियो इंफॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इसमें कंप्यूटर साइंस का बच्चा दे सकता है। एमसीए के बाद आप लोग दे सकते हो। समझ में आ गई बात? राइट। और कौन सी ब्रांच है यहां पे? मैकेनिकल, मैकेनिकल के दे सकते हो, एरोनॉटिकल में, डाटा साइंस में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, नवेल मरीन एंड आर्किटेक्चर, प्रोडक्शन और एक्सी से इंजीनियरिंग साइंसेस। तो अब किस बेस पे डिसाइड करोगे किस डोमेन में तुम्हें देने, तो इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें आगे क्या चीज ऑप्ट करनी है। अगर तुम कोर अपनी डोमेन में रहना चाहते हो तो हायर स्टडीज का ऑप्शन देख रहे हो, जिस डोमेन में देख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है। जब हाँ जा हाँ हाँ ये जा सकते हो। नहीं कह रहे हो जाना है, नहीं जाना चाहना जा सकते, मैं कोई जबरदस्ती नहीं हो रही किसी की। राइट। तो किस किस बेस पे डिसाइड करोगे? इसी बेस पे डिसाइड करोगे। अगर तुम्हें अपनी पब्लिक सेक्टर में जाना है तो तुम्हें अपनी उसी डोमेन में लिखना है जिसमें तुम्हारा गेट का पेपर है, बीटेक ब्रांच है, उसी में गेट का पेपर लिखना है। राइट। दूसरा, अब इनमें से सब कौन सा ऑप्ट करना है, क्योंकि हर किसी का तुम सिलेबस चेक करो, क्योंकि जब तुम हायर स्टडीज के लिए फर्दर अप्लाई करते हो ना, तो जो उस सिलेबस में सब्जेक्ट्स दिए होते हैं उन्हीं सिलेबस के हायर स्टडीज के लिए तुम आगे फर्दर अप्लाई कर सकते हो। जैसे एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में डिजाइन का कोई सब्जेक्ट नहीं है, सॉम नहीं है, आरसीसी नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, स्टील नहीं है, तो इट मींस कि जब तुम फर्दर अप्लाई करोगे तो तुम डिजाइन वाले ब्रांचेस के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप एनवायरमेंट वाली, वाटर वाली जितनी भी है, या जो नॉन इंटरडिसिप्लिनरी है, चाहे ई वेस्ट मैनेजमेंट आ गया, सस्टेनेबल आ गया, रूरल टेक्नोलॉजी आ गया, उस सभी के लिए एलिजिबल होते हो। राइट, ये चीज। उसके बाद एक था कि 2 गेट के पेपर देने चाहिए नहीं देने चाहिए। देखो अगर तुम 2 गेट पेपर मैनेज कर सकते हो तो डेफिनेटली देने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि तुम्हारे पास एक चांस और हो जाता है, तो तुम्हारे पास 2 गेट के स्कोर कार्ड आ जाते हैं, तो तुम्हें जब जहां पे कहीं पे अप्लाई करना होता है तो उसके अकॉर्डिंगली कि किससे तुम्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली तुम डिसाइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कल को तुम्हें डाटा साइंस के लिए अप्लाई करना है, मेरा गेट इन डाटा साइंस में मान लो 25 नंबर आए, मैंने एक पेपर दिया गेट डाटा साइंस का, एक मैंने दिया फॉर एग्जांपल मैकेनिकल का, मेरे मैकेनिकल में आए 60 नंबर, डाटा साइंस में आए 30 नंबर, तो मेरे को डाटा साइंस के लिए अप्लाई करना है। अब खुद बताओ मैं किसके थ्रू अप्लाई करूंगा? डाटा साइंस के थ्रू अप्लाई करूंगा। समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्योंकि अगर मैं मैकेनिकल से अप्लाई करूंगा मेरा शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा नो डाउट, लेकिन मेरे को उसको बाद में प्रोफेसर के दिमाग में ये होगा यार इसको ट्रबल आएगा बाद में, क्योंकि डाटा साइंस का पेपर नहीं देके आया है, अपने बेसिक फंडामेंटल नहीं क्लियर करके आया है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? तो इस बेस पे डिसाइड करना होता है कि कौन सा गेट का पेपर दो, कौन सा नहीं दो। 2 देंगे डेफिनेटली बेनिफिट होगा, क्योंकि तुम्हारे पास 2 गेट के स्कोर कार्ड आ जाएंगे। और जो भी 3rd ईयर में गेट का पेपर देना चाहते हो, मेरी आप लोगों को सजेशन है हमेशा सेकंड पेपर दो, मेन पेपर मत दो। सेकंड पेपर से मतलब ये जो बीच वाले हैं, मतलब ये लेफ्ट वाले नहीं जो सेकंड राइट साइड पे मैंने लिखे हुए हैं, मतलब अपनी कोर ब्रांच से मत दो, क्योंकि तुम्हें कॉलेज के साथ थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। कॉलेज ऑल्दो की कॉलेज की तुम्हारी फाइट एक दिन रात की पहले की होती है,
ज्यादा नहीं होती है, तो बाकी टाइम को किल मत करो, बाकी टाइम को यूटिलाइज करो। करियर तुम्हारा बनेगा, पैसा तुम कमाओगे, बाकी तो सिर्फ कंपैरिजन ही करेंगे, वो ले गया 50 लाख की नौकरी, मैं बैठा हूं 10 लाख पे। लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर तुम मेहनत करोगे, अगर 2-4 साल अगर इन्वेस्ट करोगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। एंड में स्टेटमेंट फिर से दे रहा हूं मैं कि गेट बहुत इजी एग्जाम है अगर तुम स्ट्रेटेजी से चलोगे। 40 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, 60 65 70 नंबर का तैयार किया हुआ मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन अगर तुम स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे। और गेट का एग्जाम अगर तुम क्वालिफाई करते हो या गेट का अगर तुम प्रिपरेशन करते हो तो बाकी एग्जाम्स निकलने की प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा हो जाती है। ऑल्दो कि बाकी जितने भी एग्जाम है गेट के अलावा वो कंसेप्चुअल एग्जाम नहीं होते हैं। आपके स्टेट जेईई के एग्जाम आप रट्टा मार के क्वालिफाई कर सकते हो, गेट को नहीं कर सकते हैं। लेकिन रट्टा तभी लगेगा, रट्टा मारने की जरूरत क्या है, अगर तुम अंडरस्टैंडिंग करके करो, समझ के करो, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। वो कहते हैं ना कि जितना तुम दिमाग को यूज करोगे उतना ज्यादा ये डेवलप होगा। बड़ी सिंपल सी चीज है, तो जितना तुम इसको यूज करोगे उस चीज में करो, अच्छे के लिए करो और अच्छी चीज के लिए करो और अपने बेनिफिट के लिए करो, अपनी फैमिली के लिए करो और कंट्री के हिसाब से थोड़ा सोच के चलो। क्योंकि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें हर किसी का फायदा होना जरूरी है, क्योंकि मॉडल तभी सस्टेनेबल होता है। अगर मैं यहां पे आके सिर्फ अपनी बात करूंगा, देयर में भी चांस वो मॉडल सस्टेनेबल नहीं होगा। मेरे को अपना फायदा भी देखना है, तुम्हारा फायदा भी देखना है, कॉलेज का भी देखना है, एक सिस्टम का फायदा देखना है, तभी ये सिस्टम सस्टेन करता है, अदरवाइज सिस्टम कोई भी वर्क नहीं करता। बहुत सारी कंपनीज आप लोगों ने देखा होगा जो एकदम से ऊपर चढ़ती है, एकदम से नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लेके चलती है। जब तुम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लेके चलोगे तो जितना टाइम तुम्हें सक्सेस मिलने में लगेगा, देर में भी चांस उतना टाइम तुम्हें नीचे आने में भी लगेगा। और जब तुम्हें टाइम मिल जाएगा तुम अपनी पाथ को चेंज कर सकते हो, अगर तुम्हें टाइम मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो थोड़ा सोचने का नजरिया चेंज करो अपना। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आर देयर, राइट। अब एंड में एक दो चीजें मेरे को डिस्कस करनी है। अब मेरे को ये बताओ कि जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं कुछ समझ लगी है नहीं लगी है, कि चीजों को किस तरीके से सोचना है, कैसे अपना नजरिया चेंज करना है सोचने का। उसके बाद अब मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं सब भूल जाओगे ना? हाँ, क्या गारंटी है कि नहीं भूलोगे? याद कैसे रहेगी? याद कैसे रहेगी? उसको याद करवाने की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं। मैं ये जितनी भी आप लोगों ने शीट्स में लिखे हैं ना अपनी डिटेल्स, उसका पर्पस है, उसका पर्पस ये है कि जितना भी हम लोग अभी कॉलेजेस में जा रहे हैं, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, हमने उसके व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं। तो आपको मैं उस ग्रुप में ऐड करूंगा मैं, जहां पे आपकी स्टेट के लोग हैं, समझ गए? उसमें रेगुलर फीड होगा कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आती चली जा रही हैं वो वहां पर रेगुलर फीड होगा, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो चाहे वो अब्रॉड से रिलेटेड हो। इससे तुम लोग जुड़े रहेंगे, आप लोग आपस में कनेक्टेड रहेंगे। समझ में आ गई बात? इसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, मैंने बताया 40-45 क्वेश्चन के लिए तैयारी करो, 60-70 नंबर के लिए टाइम डिवोट करो, अपना एक टाइम फिक्स करो। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं 2 घंटे मोर देन सफिशिएंट है, एक दिन के 2 घंटे एक दिन के लिए मोर देन सफिशिएंट है गेट की प्रिपरेशन के लिए। अभी के लिए करना क्या है, जो कॉलेज के आपके साथ में सब्जेक्ट चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट मंगवा लो, कॉलेज के जो तुम्हारे सब्जेक्ट चल रहे हैं उसके हिसाब से उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। और दूसरी चीज, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना स्टार्ट करना। स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है हमेशा, अदरवाइज अगर नोट्स के थ्रू काम चल रहा है वो कॉलेज का काम चल रहा है, मे भी शायद इस गेट वाला काम ना चले, या अगर कहीं से गेट के प्रॉपर नोट्स वगैरह मंगवा सकते हो वो देख लो, क्योंकि हमें उस तरीके से पढ़ना है जो रिक्वायरमेंट है। हमें अननेसेसरी क्यों ऐसी वैसी चीजें पढ़नी है जो रिक्वायरमेंट ही नहीं है गेट की, राइट। गेट में तो मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने, तो उसके हिसाब से मेरे को सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो? स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल। थर्ड ईयर फाइनल ईयर की स्ट्रेटेजी ये है कि 2 घंटे को 4 घंटे कर दो, और 4 घंटे खुद सोच के देखो, 4 घंटे तुम लोग बहुत इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो एक दिन के अंदर। 4 घंटे कोई ज्यादा नहीं है, 24 घंटे हैं, 8 घंटे कॉलेज के निकाल दो, 8 घंटे सोने का निकाल दो, 8 घंटे बचे, 8 घंटे में से 4 घंटे और तुम इधर उधर के निकाल दो। 4 घंटे यार तुम अपनी लाइफ के अपने आप को दे सकते हो। दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? यस, दे सकते हो। अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना है, बड़ी सिंपल सी चीज है, राइट। अब एंड में कोई भी आपका कोई क्वेरी है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, कोई भी किसी तरीके का क्वेरी है, कोई भी क्वेरी। सिर्फ वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, सेक्टर 34 में है,
आपको कोई फ्यूचर में कोई भी किसी तरीके का कोई डिस्कशन करना है, ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है, जितनी भी स्लाइड्स पे है, जो आपको शीट्स आ रही है, इसमें जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है वो मेरा ही कॉन्टेक्ट नंबर है। मेरा नाम गुरविंदर है। तो आप लोग मेरे को पर्सनली अगर चंडीगढ़ आके मिलना चाहते हो तो वहां पे मिल भी सकते हो, कोई भी डिस्कशन करना चाहते हो कर सकते हो। अब एक काम और करो, फोन निकालो, सभी इसको स्कैन करो जल्दी से, जल्दी से स्कैन करो सभी लोग फटाफट, क्योंकि यहां पे वो सारी रेगुलर फीड रहती है जो यहां पे आपको बताई है मैंने, सारी करियर अपॉर्चुनिटी, सारी A to Z। जल्दी से करो, जल्दी सभी करो। थोड़ी पेशेंस बहुत जरूरी है, लाइफ के अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा पेशेंस रखना। नहीं बैठेंगे, मैं बोलूंगा ना किसने जाना चाहता है, कोई नहीं जाएगा। जब बात करोगे आप मतलब कि ना सुनेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ये आपकी मर्जी है। अब मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा कह रहे सब्सक्राइब करना है, मैंने बोला है कि मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सब्सक्राइबर बेस है, जिसको अपने मतलब के लिए चीजें चाहिए वो कर सकता है। मैंने नहीं बोला है, मैंने स्कैन इसलिए करवाया है सो दैट कि तुम उसको गो थ्रू करो, चल क्या रहा है भाई जिंदगी के अंदर, इंजीनियरिंग वर्ल्ड के अंदर खास करके। लिखा हुआ ऊपर के नहीं, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, कोई और प्लेटफॉर्म मेरे को निकाल के दिखा देना अगर कोई लिख दे। हाँ जी, कोई क्वेरी किसी तरीके का बिफोर वी एंड दिस? चलो ओके, एंड करते हैं सेशन को। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ डिस्कशन करके, मेरे को बहुत पेशेंस के साथ सुने, और मेरे में भी चांस कि मेरा सक्सेस उसी में माना जाएगा इस प्रेजेंटेशन का, कि आप लोगों में से कुछ लोग करना स्टार्ट करो, डिस्कशन करना स्टार्ट करो, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। अपॉर्चुनिटीज बहुत अवेलेबल हैं, और मे बी जो आप लोग चाहते हैं, जो आप लोगों ने सोच के ये डोमेन ज्वाइन किया इंजीनियरिंग, तो बहुत ईजी है। थोड़ा सा लाइफ को थोड़ा सा टफ बनाओ, क्योंकि मजा तभी आएगा जब थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ते से होकर निकलोगे। राइट, चलो ओके यार, थैंक यू।